स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा इसका नाम है ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इसमें सबसे पहला टॉपिक साथ साथ लिखिए, स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा इजी है, आज फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे इसका। पहला जो टॉपिक है इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी दो मासेस हैं इस पूरे यूनिवर्स में, कोई भी दो मासेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली रिलेटेड होगा और दोनों मासेस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी वो फोर्स। सो स्टेटमेंट इसकी क्या है, लिखिए साथ साथ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स law of gravitation, according to this law, force of attraction between any two masses, force of attraction, repulsion कभी नहीं, हमेशा attraction between any two masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। कोई भी दो मासेस, उनके बीच की जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। सो फोर्स जो है मैथमेटिकली आप लिखोगे प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दीजिए। जब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय M1 M2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स जो है वो आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। 2 मिनट ध्यान दीजिए। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो उसको लिखते हैं कैपिटल G। ये जो कैपिटल G नाम की चीज है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी ये कैपिटल G की ये वैल्यू है, ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। हाँ ऑब्वियसली यूनिट चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगी, बट ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप, ये तो आपका SI यूनिट्स में वैल्यू हो गई, CGS यूनिट्स में भी लिख सकते हो। कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर मुझे बोले इसकी CGS में वैल्यू क्या होगी तो उसके लिए 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 लिखो। न्यूटन को लिख सकते हो 10 टू पावर 5 डाइन्स, मीटर को लिख सकते हो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, किलोग्राम को लिख सकते हो 10 टू पावर 3 ग्राम्स पावर -2। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, देखो पावर 4 और -6, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 हुआ 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3, 3 पावर जुड़ जाएगी तो ये बनेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 टाइम्स
सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी की सीजीएस सिस्टम में वैल्यू हो गई और ये आपकी एसआई सिस्टम में वैल्यू है। ठीक है। सो कोई न्यूटन लॉ ने क्या बोला, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला कि कोई भी दो मासेस इस यूनिवर्स में होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, डज नॉट मैटर, जितने मर्जी डिस्टेंस पे हो, डज नॉट मैटर, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आएगा उसको लेते हैं कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर सीजीएस में निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये यूनिट्स कैसे बना रहा हूं, यूनिट्स को ध्यान दो, याद करना बड़ा आसान। कैपिटल जी के आपको यूनिट्स चाहिए, तो ये हो गया न्यूटन, इधर से चला गया मीटर स्क्वायर, और ये दोनों किलोग्राम स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो यूनिट्स क्या बने, न्यूटन मीटर स्क्वायर और वहां से किलोग्राम स्क्वायर नीचे। इसके अगर आपको डायमेंशंस चाहिए, डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी क्या होंगे, फोर्स के, न्यूटन के हो गए m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के हो गए लेंथ का स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया मास की पावर -2 पर किलोग्राम स्क्वायर तक। कंबाइन करो, इसके सीजीएस, इसके डायमेंशंस बने m-1 L3 T-2। क्लियर है बेटा सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? यस सर। सारे बच्चों को नो प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? आगे ध्यान दो। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, कुछ मेजर पॉइंट्स सामने ध्यान दीजिए। टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझेंगे बेटा आपको। फीचर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या फिर आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी दो मासेस, उनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि मीडियम कौन सा है। मतलब दो मासेस एयर में हैं, उनके बीच की कुछ फोर्स है, उन्हीं दोनों मासेस को सेम डिस्टेंस पे किसी और मीडियम में डाल दो, पानी में डाल दिया, फोर्स सेम रहेगी। क्या बोला मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम in which masses are kept। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप पानी में चले गए तब भी सेम, आप हवा में हो तब भी सेम, आप मार्स पे चले गए तब भी सेम, आप जुपिटर पे चले गए तब भी सेम। कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ऐसा ही सिमिलर फोर्स आप पढ़ोगे क्लास 12th में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच की फोर्स, वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। मतलब दो चार्ज अगर एयर में है तो उनके बीच की कुछ फोर्स है, उन्हीं दो चार्ज को पानी में डाल दूंगा, फोर्स बदल जाएगी। सो वो उसमें जो कांस्टेंट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट। इसमें इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच द मासेस आर केप्ट। पहला पॉइंट क्लियर बेटा सबको? सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स
obeys inverse square law. इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. ये तो पहले ही पढ़ लिया अभी आपने. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. फोर्स इज कंजर्वेटिव. ये आपने पहले भी पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है. दैट इज वर्क डन by or against gravitational force does not depend on the path between initial and final positions. स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है. और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? अगली प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट्स अ सेंट्रल फोर्स. इज अ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? दैट इज this force between two masses act along the centers of the line joining the two masses. जो दो masses हैं, जैसे ये एक मास है, ये दूसरा मास है, इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी. ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा. सो अलोंग द सेंटर्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज, उसमें जो फोर्स लगती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फोर्स. ये जो हमने नाम लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है. आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी एक सेंट्रल फोर्स है. एक पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स नहीं है. सो सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रल फोर्स होती है विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. मतलब दो मासेस बहुत दूर दूर हों, करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर हो, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. जैसे अर्थ और सन बहुत दूर हैं, स्टिल इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. सन और प्लूटो इतनी दूर हैं, फिर भी उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स. इसकी रेंज बहुत बड़ी है. अगला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स. बहुत कमजोर फोर्स है. जो फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसकी रेंज उतनी कम हो जाती है. जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is around 10 to the power 40 times stronger than gravitational force. अब सोचो कितनी वीक है ये. 10 to the power 40 कितना बड़ा नंबर हो गया. सो 10 to power इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अराउंड 10 to power 40 टाइम्स
स्ट्रॉन्गर है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफी वीक फोर्स है. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस obeys Newton's थर्ड लॉ. न्यूटन भैया के तीसरे लॉ को फॉलो करेगी. मतलब अगर फर्स्ट मास सेकंड मास पे कोई फोर्स लगाएगा तो इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकंड फर्स्ट पे भी लगाएगा. ठीक, ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? बोल बेटे. कम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कम होती है, अराउंड फ्यू किलोमीटर्स तक वैलिड रहती है सिर्फ. इसके लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. लास्ट पॉइंट इसका भी प्रॉपर्टीज कहते हैं ना. जी बेटा दोबारा बोलो. इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं ना. हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा. लास्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses is independent of the presence of other masses. एक मास 1 एक मास 2, उनके बीच की कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है. अगर कहीं थर्ड मास आके रखा दूं मैं बीच में, 1 और 2 के बीच की फोर्स उतनी ही रहेगी. वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि कोई और मास पड़ा है कि नहीं. हाँ, रिजल्टेंट टोटल फोर्स बदल जाएगी, बट अगर 1 और 2 के बीच में जो फोर्स है पहले जो है वही बाद में रहेगी. वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि तीसरा कोई मास आ गया. ठीक है, अभी मैं ये इलेबोरेट करूंगा लास्ट के दोनों तीनों पॉइंट्स मैथमेटिकली भी. पहले इतना लिखिए प्लीज, आगे ध्यान दीजिए. न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये कैसे फॉलो करता है, उसका प्रूफ आता है कई बार एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये कई बार प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूव करो जी, मैथमेटिकली प्रूव करो. तो अब सामने देखना इसको प्रूव कैसे करेंगे. मैंने क्या किया, दो मासेस मान लिए. कंसिडर टू मासेस m1 and m2 at a distance r from each other. As shown. तो मैंने दो मासेस माने, एक मास माना m1, एक मास माना m2. दोनों के बीच में गैप मान लिया r. दोनों के बीच का गैप मान लिया r. नाउ r12 यूनिट वेक्टर ले लिया. यूनिट वेक्टर फ्रॉम m1 टू m2. 1 से 2 की डायरेक्शन में जो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर है उसको मैंने मान लिया r12 टोपी, 1 से 2 की डायरेक्शन में. इसी तरह 2 से 1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया r21. 1-2 का मतलब 1 से 2 की तरफ, 2-1 का मतलब 2 से 1 की तरफ. तो r21 क्या है, ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम m2 टू m1. अब दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट. तो फर्स्ट सेकंड को अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड फर्स्ट को. तो सेकंड फर्स्ट को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सेकंड वाला पहले को अपनी तरफ खींचेगा. सो F(1) बिकॉज ऑफ F12 मैंने बोल दिया, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2. m1 पे फोर्स किसकी वजह से, m2 की वजह से. ये हो गया F12. इसी तरह सेकंड फर्स्ट को अट्रैक्ट करेगा, ये मान लिया F21, इसको बोला F21. F21 क्या है,
फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। M2 पे फोर्स किसकी वजह से? M1 की वजह से। अब ध्यान दीजिए, किसी भी वेक्टर को, फोर्स क्या होता है? स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी आपने निकाला Gm1m2/r²। वो सिर्फ उसकी क्या है? वैल्यू। डायरेक्शन भी साथ में आएगी। सो मैंने F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। F12 को क्या लिख सकता हूं? Gm1m2/r² लिख सकता हूं। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब इधर जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट वाले डायग्राम में F12 की जो डायरेक्शन है वो किस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है? 12 के या 21 के? पोजीशन के 12 के। F12 राइट साइड है, R12 भी राइट साइड है, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज होगा? R12। इसी तरह से अगर मैं F21 को देखता हूं, ये होगा Gm2m1/r²। और F21 की डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट साइड। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है? R21। तो यहां पे यूज हो गया R21। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। अब आपको ये मालूम है R12 R21 दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। आप लिख सकते हो R12 जो है वो नेगेटिव ऑफ R21 है। दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होते ही वेक्टर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं, तो माइनस हो गया। तो आप लिख सकते हो सिंस R21 इज नेगेटिव ऑफ R12, सो हम F21 को क्या लिख सकते हैं? Gm2m1/r² इंटू नेगेटिव ऑफ R12। ऊपर वाली इक्वेशन से Gm1m2/r² इंटू R12 को F12 डाल दो, माइनस साइन बच जाएगा, माइनस F12। सो F21 कितना हुआ? नेगेटिव ऑफ F12। देयरफॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबको समझ में आया बेटा? ठीक है, ये प्रूफ करने को आ जाता है 2 मार्क्स में। बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और है जो प्रूफ की फॉर्म में आ जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ये भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में। कैसे आता है ध्यान दो। पहले इसमें मैंने क्या किया? कंसिडर 2 masses M1 and M2 in 3-dimensional coordinate system। एक 3-dimensional coordinate system में मैंने ये 2 masses मान लिए M1 M2 having position vectors R1 and R2 as shown। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी इसका जो एक्सप्रेशन है वो काम आ जाता है अगर हमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया हो। ये एक 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ। मैंने इसमें 2 मासेस माने, एक मास है M1, एक मास है M2। M1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, M2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों के बीच में गैप है R। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। 4 चीजें जो पहले ली थी अभी भी वही। R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 to M2, R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम M2 to M1। ये 2 चीज वही ली है, मतलब R12 जो होगा वो 1 से 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा और R21 जो होगा वो 2 से 1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं
कि R12 जो है वो नेगेटिव ऑफ R21 है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर ये तो यूनिट वेक्टर है, अगर मैं वेक्टर की बात करूं, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R, तीनों एक ही बात है। ध्यान से सुनो, R12 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, M1 से M2 का कंप्लीट वेक्टर। R21 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, M2 से M1 तक का कंप्लीट वेक्टर। यही लेंथ है ना, अगर 1 से 2 की लेंथ मेजर करूं या 2 से 1 की लेंथ मेजर करूं, लेंथ वाइज तो दोनों सेम ही रहेंगे ना, इसमें तो कोई शक नहीं। अब हम फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, इसको मैंने F12 बोल दिया। F12 इस तरफ एक्ट करेगा, ये होगा क्या, G M1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू R12, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। अब ध्यान दो, क्या इस R को मैं, डिनोमिनेटर के R को R12 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? मैंने R12 का मैग्नीट्यूड लिख दिया जान के, क्यों लिखा अभी समझाता हूं। इसको मैंने R12 का मैग्नीट्यूड लिख दिया, स्क्वायर ऑलरेडी था। ऐसा क्यों किया, बिकॉज R बोलो, R12 का मैग्नीट्यूड बोलो, R21 का मैग्नीट्यूड बोलो, एक ही बात है। 1 से 2 लेंथ मेजर करो, 2 से 1 लेंथ मेजर करो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे R12 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया G M1 M2, डिनोमिनेटर में R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऊपर आ गया R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, मैंने एक और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का क्यूब, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। सो न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, क्या लिख सकते हो, वेक्टर। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर हो जाता है वेक्टर। ये बना G M1 M2 बाय R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है, वेक्टर। रख लो संभाल के। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, इसमें अप्लाई कर दो। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, R12 कितना हो जाता है, R2 माइनस R1। कैसे, ध्यान दीजिए ट्रायंगल लॉ दोबारा से। ये है R1, ये है R2, ये है R21, R12। अब इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ, कैसे, मैं नीचे ही लिख देता हूं इसको, रुक जाओ, इसको एक सेकेंड ध्यान दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल लॉ अगर लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ होता क्या है, दो साइक्लिक ऑर्डर वालों का सम तीसरे के बराबर होता है। इसमें साइक्लिक ऑर्डर कौन सा है, इसमें साइक्लिक ऑर्डर दिस प्लस दिस गिव्स यू थर्ड वाला। आप लिख सकते हो R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। सो R12 कितना बना, R2 माइनस R1। नंबर 4, सब्सटीट्यूट करो फोर्थ को थर्ड में, सब्सटीट्यूटिंग फोर्थ इन थर्ड, मेरे पास F12 का एक्सप्रेशन आया G M1 M2 बाय, डिनोमिनेटर में क्या था, R12 का क्यूब था, उधर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, और न्यूमरेटर में R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। सो ये है फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। दूसरा, सिमिलरली F21 कितना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, G M2 M1 बाय R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। सो ये होती है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूमेरिकल्स में काम आती है, कम आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, पर आ सकते हैं। सो क्या कंसेप्ट है, दोबारा समझो एक बार।
मैंने क्या बोला, दो फोर्सेस हैं इधर लग रही हैं, ये है F21 F12, ये फोर्सेस का तो मान लो मैं R12 यूनिट वेक्टर लिया 1 से 2 की तरफ, R21 लिया 2 से 1 की तरफ। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा 1, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे के नेगेटिव हो गए यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर वाइज 1 से 2 की लेंथ बोले या 2 से 1 की लेंथ बोले, एक ही बात है, वो R के बराबर है। पहले फोर्स का एक्सप्रेशन लगाया, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे क्यूब आ गया और ऊपर वेक्टर आ गया, ट्राइंगल लॉ लगाया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर है यहां तक? प्लीज लिखिए, कोई स्टेप ना समझ में आए तो साथ साथ बोलिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है शेल थ्योरम। सामने समझिए, जिसका रह गया बाद में लिख लेना बेटा। शेल थ्योरम क्या कहती है? शेल थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक बॉडी, पहले समझो, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसमें कुछ मास है, इस स्फेरिकल बॉडी में मास है कैपिटल M, इसके आउटसाइड देयर इज बॉडी जिसका मास है स्मॉल m। एक बॉडी है कैपिटल M मास की, बाहर उसके बाहर डिस्टेंस पे बॉडी है स्मॉल m मास की, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से स्मॉल r, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हो जाएगी G m1 m2 by r²। आपको डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? सेंटर से। ये पॉइंट तो क्लियर? इररिस्पेक्टिव मास उस बॉडी में कैसा है, उसका सेंटर ऑफ मास से आपको डिस्टेंस ले लेना है, बाकी सब सेम। नाउ अगर ये बॉडी, जो दूसरी बॉडी है, वो इसकी सरफेस पे होती, ये पूरा मास था डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर जो दूसरी बॉडी है, ये वही कैपिटल M मास है, ये सेंटर, रेडियस कैपिटल R, दूसरी बॉडी अगर सरफेस पे होती तब भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाता है? कैपिटल R। तब आप जो फोर्स लेते वो होती G m1 m2 बाय कैपिटल R का स्क्वायर। अभी तक कोई फर्क नहीं है, फर्क अब पड़ेगा तीसरे केस में। अगर यही स्फेरिकल बॉडी है और मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो दूसरा बॉडी है वो इसके इनसाइड है, ये इसका सेंटर था, दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स से x, दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। अब जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लेनी होगी G m1 m2 बाय x² नहीं होगी, अब ग्रेविटेशन फोर्स बदल जाएगी। क्या होगी? आप क्या करोगे, यहां पे इसका एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लोगे, इमेजिनरी सरफेस, इसके अंदर जितना मास एनक्लोज्ड है, इसके अंदर जितना मास एनक्लोज्ड है, इतना सरफेस में ये पूरा मास, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इस मास की वजह से लेनी होगी, बाकी मास की वजह से नहीं लेनी होगी। मतलब मैंने कैपिटल M माना इस पूरी बॉडी का मास, कैपिटल M है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ स्फीयर, इसका अंदर वाले का मास मान लिया m डैश। m डैश क्या है? मास ऑफ शेडेड पोर्शन। और x है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जो अब ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगा G m डैश m बाय x²। मतलब अब आप पूरा मास कंसिडर नहीं करोगे बॉडी का, सिर्फ कौन सा मास कंसिडर करोगे? जो उसके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में है, सिर्फ उतना मास लोगे और मास नहीं लोगे। कहने का मतलब कि अगर ये सपोज करो, अभी तो मैंने बड़ा सिंपल केस लिया, अगर सपोज करो आपके पास सिचुएशन ऐसी होती, ये एक सरफेस है, इट इज अ शेल, शेल मतलब अंदर से हॉलो है, हॉलोस्फीयर, इट्स अ हॉलोस्फीयर। अगर एक हॉलोस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, अगर मुझे इस मास पे फोर्स निकालनी है तो ये फोर्स होगी 0,
क्योंकि इसका अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाता हूं तो इसमें मास एनक्लोज्ड नहीं है, नो मास इज एनक्लोज्ड, तो एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एम डैश की वैल्यू 0 होने का मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? अगर बॉडी बाहर है तो पूरी बॉडी का मास लोगे आप, अगर ऑन द सरफेस है तब भी पूरी बॉडी का मास लोगे। फर्क कब पड़ेगा? जब आप इनसाइड पहुंच जाओगे। जब आप इनसाइड पहुंचोगे तो मास सिर्फ कौन सा लोगे? जो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस में मास है उस मास को कंसीडर करोगे, सिर्फ उसकी वजह से ग्रेविटी लोगे। अगर हॉलोस्फीयर है तो अंदर आते ही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाओगे तो एनक्लोज्ड मास कितना हो जाएगा? 0। सो देयर वोंट बी एनी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस। इसको हम बोलते हैं शेल थ्योरम। बेटा देख, मैंने बोला शेल है, शेल का मतलब मास जो है वो सिर्फ आउटर रिम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो मैंने स्फीयर बनाया इसके अंदर कोई मास ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास भले बीच में, पर एक्चुअल मास तो सिर्फ आउटसाइड है ना। ठीक है, सिर्फ आपको एनक्लोज्ड मास कंसीडर करना होता है शेल के केस में, या फिर स्फीयर के केस में सिर्फ एनक्लोज्ड मास लोगे और दूसरा मास अंदर होना चाहिए तब। ठीक, नहीं लिमिटेशन नहीं हुई बेटा, फीचर बोल सकते हो, ये एक अलग कंसेप्ट है। लिमिटेशन कैसे हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी लग रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है इन अ ग्रुप ऑफ मासेस net force acting on any one mass is the vector sum of individual forces acting on that mass. किसी एक मास पे अगर खूब सारे मासेस हैं, किसी एक मास पे आपको टोटल फोर्स निकालनी है, तो वो टोटल फोर्स आप निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे वेक्टर सम कर दोगे आप इंडिविजुअल फोर्सेस का। जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे उस मास पे एक्ट कर रहे हैं उनका वेक्टर सम कर दोगे। मतलब सपोज ये m0 मास है, यहां पे m1 मास है, यहां पे m2 मास है, यहां पे m3 मास है, यहां पे m4 मास है। ये m0 पे ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो आप करोगे फोर्स ऑन m0 बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन m0 बिकॉज ऑफ सेकंड प्लस फोर्स ऑन m0 बिकॉज ऑफ थर्ड। जितने भी हैं सबको वेक्टोरिकली ऐड करोगे। वेक्टोरिकली मतलब सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होगा, क्वेश्चंस की फॉर्म में समझो इसको। जैसे आपको बोला 2 masses 5 kg and 10 kg are placed at 10 centimeters from each other. Find net force on 2 kg mass placed at midpoint of line joining the 2 masses. Also find net force on 5 kg mass. मतलब आपको बोला आपके पास 2 मासेस हैं, एक है 5 kg, दूसरा मास है 10 kg। दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर्स। दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर्स। आपने मिड पॉइंट पे एक तीसरा मास रखा है 2 kg। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। आपको C पे टोटल फोर्स निकालनी है, हाँ कि ना? C पे जो मास है इस पे आपको टोटल फोर्स निकालनी है। तो आप टोटल फोर्स कैसे निकालोगे?
जो ए है वो सी वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसको बोल दिया एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ ए। एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ ए होगा कितना, जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, बी भी अट्रैक्ट करेगा इसको। एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ बी कितना हो जाएगा, जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब जब रिजल्टेंट निकालते हो, दो चीजें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, सबट्रैक्ट कर देते हो। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी बड़े में से छोटा माइनस एफ सी बी माइनस एफ सी ए, और ये हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, वेक्टोरिकली ऐड करने का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करोगे, ऐड, ऑपोजिट में हो तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट, एंगल पे हो तो क्या करते हो, कंपोनेंट्स ब्रेक करके निकालते हो या रिजल्टेंट निकालते हो, फॉर्मूला लगाते हो। जैसे अब इसी में सेकंड पार्ट में बोला हो ए पे 5 kg पे निकालना है, तो सी वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, बी वाला भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, रिजल्टेंट कैसे निकलता है वेक्टर्स में, सबट्रैक्ट करोगे ना। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड करते हो, ऑपोजिट में होता है तो सबट्रैक्ट करते हो। एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ सी कितना होगा, जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर -2। इसी तरह एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ये कितना होगा, जी 5 kg 10 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10 इंटू 10 टू पावर -2। अब दोनों ये सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का सम। जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हो। जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो क्या करते हो, ऐड, ऑपोजिट में होते हैं तो क्या करते हो, सबट्रैक्ट। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। अब दो अगर एंगल पे हो, जैसे आपको बोला 2 मासेस या 3 मासेस, टू kg each are placed at 3 corners of an equilateral triangle. Of side 1 meter. Find net force on any one mass. किसी एक मास पे टोटल फोर्स निकालनी है, तो मेरे पास 3 मासेस हैं, कितने कितने, 2 kg ईच। आपको किसी एक मास पे टोटल फोर्स निकालनी है। मैंने इसको नाम दे दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। मान लिया कि मेरे को बी पे फोर्स निकालनी है, सो ए और सी दोनों लगाएंगे इस पे फोर्स। सो ए कितनी फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, वो जाएगा, गैप कितना है, 1 मीटर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 4 इंटू कैपिटल जी लास्ट में डाल देना। इसी तरह फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी कितना होगा, जी मास, दूसरा मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी आया 4g, जी बाद में डल जाएगा। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन, एक होगी इस तरफ एफ ऑन बी, मैंने सी पे निकाल लिया, एक मिनट, कोई बात नहीं, सी पे निकाल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरफ हो गया एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, ये इस तरफ हो गया एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, ठीक है। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का 2 मेथड्स, पहले तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये दोनों है, क्या करोगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो।
पैरेललोग्राम लॉ, ये हो गई रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है ना रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4g का स्क्वायर प्लस 4g का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 4g का स्क्वायर कॉस 60 होता है हाफ, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 4√3g न्यूटन। g की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा कैपिटल G की, मैं उसकी टर्म्स में निकाल रहा हूं। इसको करने का एक और मेथड होता है कंपोनेंट्स की हेल्प से, मेथड 2 यूजिंग कंपोनेंट्स। मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों प्रेफर करूंगा? क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 फोर्स में चल रहा है, 2 से ज्यादा फोर्स होंगी तो वही चलेगा, तो कितनी भी आ सकती है, तो वो मेथड आना जरूर चाहिए। अब उसमें क्या करोगे, कंपोनेंट्स बना दोगे। आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरफ था फोर्स F ऑन C बिकॉज ऑफ A, इस तरफ था फोर्स F ऑन C बिकॉज ऑफ B। ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये भी एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। सो इस तरफ एंगल हुआ 60 डिग्री, इस तरफ एंगल हुआ 60 डिग्री। कंपोनेंट्स ब्रेक करो। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, और दूसरा वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन। इसी तरह इधर FCA cos 60 और नीचे हो गया FCA sin 60। ठीक है, अब क्या निकालते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना है, वर्टिकल फोर्स, इसको V बोल देता हूं, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, FCA sin 60 प्लस FCB sin 60। सो FCA प्लस FCB sin 60। FCA और FCB दोनों कितना है, 4G, तो ये हो गया 8G sin 60 की वैल्यू √3/2, 4G √3 न्यूटन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फिर निकालते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट FCA cos 60 माइनस FCB sin 60 और cos 60। सर पहले किसको लिखना होता है, जिस बेटे बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, इसमें दोनों बराबर है तो किसी में से भी किसी को भी कर दो। ठीक है, सो अब इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कितना आ गया, 0। हॉरिजॉन्टल 0 हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, तो ये हॉरिजॉन्टल के ही बराबर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ जाएं, उस केस में आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सॉरी वर्टिकल के बराबर, उस केस में 1 आएगा। तो यहां पे रिजल्ट कितना हो गया, 4√3g न्यूटन। सेम आ रहा है। सो ये मेथड सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब 2 फोर्सेस हो, ये तब एप्लीकेबल होगा जब 2 से ज्यादा फोर्सेस होंगी, वो कभी भी लगा सकते हो। आज का होमवर्क क्या है, आपको रिवाइज करना है सारा जितना करा है, रिवाइज और लर्न दोनों चीज करेंगे अच्छे से, एक एक चीज, एक एक डेरिवेशन याद करेंगे। और दूसरा न्यूमेरिकल्स हैं इसके असाइनमेंट में, फ्रॉम असाइनमेंट टॉपिक नंबर बताना बेटा मेरे को, इतनी देर में ढूंढ लूंगा बेटा मैं। 8 पॉइंट न्यूमेरिकल्स का टॉपिक नंबर 8.7, ये अगली क्लास तक मुझे कंप्लीट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।